हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद मी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे साइंस एंड टेक का तीसरा लेक्चर, जिसका नाम है ब्रह्मांड तथा इससे संबंधित घटनाएं। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, आप उन्हें जाकर देखिए एंड इसके बाद इसको देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत के आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। इसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से दिया गया है। इसमें क्या है कि जो हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ना, वो बताया गया कि वो पहले एक ही था। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ब्रह्मांड है। इसमें क्या हुआ था, आज से 13.7 बिलियन साल पहले इसमें विस्फोट हुआ था, जिसके कारण ये क्या हो गया, छोटे छोटे भागों में टूट गया और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे एक दूसरे से दूर फैलता गया। और आज जो महाद्वीप और महासागर हैं वो बन गए। आज के समय में जो महाद्वीप और महासागर हैं वो इसी विस्फोट के कारण बने हैं, ये कहता है ये बिग बैंग सिद्धांत। उसके बाद सबसे पहला जो तारा बना वो बना था, जो ये विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट होने के लगभग 400 मिलियन साल बाद पहला तारा बना था। उसके बाद धीरे धीरे तारे बनते गए और ब्रह्मांड का निर्माण होता गया। हिग्स बोसोन की बात करें तो ये एक भौतिक कण है, और हमने पहले के लेक्चर में पढ़ रखा है कि जो बोसोन होते हैं वो भौतिक कणों का एक ग्रुप होता है जिसे द्रव्यमान है। तो उसी की वजह से आज क्या है, गुरुत्वीय बल है, और उसी की वजह से क्या है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह बंधे हुए हैं, हम पृथ्वी पर बंधे हुए हैं और पूरा जीवन चल रहा है। अगर मान लो ये द्रव्यमान ना हो तो गुरुत्वीय बल नहीं होगा। अगर गुरुत्वीय बल नहीं है तो पूरा विश्व ही खत्म हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के चारों ग्रह नहीं रहेंगे जुड़े हुए, हम पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, पृथ्वी सूर्य पर चली जाएगी, ग्रह मंगल ग्रह पृथ्वी की जगह आ जाएगा, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है ब्रह्मांड के निर्माण में। इसी द्रव्यमान की वजह से आज हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और ये काम किया है हिग्स बोसोन ने। इसलिए हिग्स बोसोन को क्या कहते हैं, स्टार ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का तारा, जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि तारा क्या होता है। तारा क्या होता है कि गैस और धूल के बादल होते हैं। बादल मीन्स जो बादल बारिश करते हैं वो बादल नहीं, ऑब्जेक्ट, एक पिंड, एक वस्तु जो कि गैस और धूल के हैं। और इनमें क्या होती है, एक संलयन की प्रोसेस होती है, संलयन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये मिलकर क्या करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। ये संलयन की प्रक्रिया है, और इससे क्या होती है, बहुत मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी के कारण ये क्या है, चमकते हैं। जो प्रकाश इनके पास होता है, जैसे तारा, जो तारे स्टार्स चमक रहे हैं उनकी बात नहीं करी। तारा का मतलब जिसके पास अपना खुद का प्रकाश है, जैसे कि सूर्य है, वो एक तारा है। तो हम उस पदार्थों की बात कर रहे हैं। और उसके बाद आती है, तारे के बाद आती है आकाशगंगा। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, जो तारों का समूह है, यानी अरबों खरबों तारे मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। जैसे हमारी आकाशगंगा क्या है, मिल्की वे आकाशगंगा, जिसके अंदर हमारा ब्रह्मांड है, हमारी पृथ्वी है, हम लोग रहते हैं। ठीक है, और आकाशगंगाएं कई प्रकार की होती है, जैसे छोटी आकाशगंगा, फिर उसके बाद मध्यम आकाशगंगा, फिर उसके बाद बहुत बड़ी आकाशगंगा। तो जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा है वो मध्यम प्रकार की है, न तो बहुत छोटी और न ही बहुत बड़ी है। और अब तक की सबसे छोटी गैलेक्सी है, अब तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी है 1C1101, और इससे बड़ी गैलेक्सी अब तक नहीं खोजी गई है। हो सकता है आगे आने वाले समय में जो हमारे वैज्ञानिक है वो इससे भी बड़ी गैलेक्सी खोज ले, पर अब तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी यही है। यह हमारे पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ी है। जैसे अगर हमारी मिल्की वे की जो गैलेक्सी है उसकी तुलना में ये बहुत बड़ी, अगर मिल्की वे इतनी है तो ये इतनी बड़ी है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और हमारा जो भारत का जो अंतरिक्षीय उपग्रह है, पहले हमारा एक ही होता था, एस्ट्रोसेट। अब हमने एक और भेज दिया, तो अब हमारे पास 2 अंतरिक्षीय उपग्रह, जो उपग्रह हमारे अंतरिक्ष में जाकर वहां का निरीक्षण कर रहे हैं वो। और जो हमारा भारत का अंतरिक्षीय उपग्रह एस्ट्रोसेट, उसने क्या किया, अब तक की सबसे छोटी गैलेक्सी को खोजा। बहुत ही छोटी गैलेक्सी है, जिसमें कुछ लाखों तारे होंगे, बस बहुत छोटी गैलेक्सी है, तो वो हमारे अंतरिक्षीय उपग्रह ने खोजी है। और ये जो एस्ट्रोसेट है, इसे 2015 में भेजा गया था, और अब हमने 2022 में एक और, 2022 में आई थिंक 2023 में हमने एक और उपग्रह भेज दिया। तो अब हमारे पास 2 उपग्रह हो गए हैं। उसके बाद तारे हो गई, आकाशगंगा हो गई। उसके बाद बात करें कि आकाशगंगा मिलकर क्या बनाती है, तो गैलेक्सी क्लस्टर बनाती है। गैलेक्सी क्लस्टर क्या है, जो हमारी गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, उसका समूह, यानी बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर एक समूह का निर्माण करती है, उसको गैलेक्सी क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है,
और अगर गैलेक्सी क्लस्टरों का समूह बना दे, यानी बहुत सारी अरबों खरबों गैलेक्सी क्लस्टर मिलकर जो समूह बनाती है उसको बोलते हैं सुपर क्लस्टर। और ये सुपर क्लस्टर अरबों खरबों मिलकर क्या करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। पहले एक छोटा सा तारा, छोटा सा नहीं, तारा भी बहुत बड़ा होता है। उसके बाद ये बहुत सारे तारे मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं, फिर ये बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर गैलेक्सी क्लस्टर बनाती है, और ये बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और ये बहुत सारे सुपर क्लस्टर मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, कॉस्मोस का निर्माण करते हैं। तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेबुला पर। कहा जाता है कि जो नेबुला है वो तारों की जन्म स्थली है, यहाँ पर तारों का जन्म होता है। इसे नर्सरी ऑफ द स्टार्स भी बोलते हैं। और ये भी क्या होते हैं, गैस और धूल से बने होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं। बादल का मतलब ऑब्जेक्ट, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट गैलेक्सी के अंदर ही होते हैं नेबुला। ठीक है, जैसे हमारी मिल्की वे के अंदर भी एक नेबुला है। तो इस तरह जैसे ये नेबुला है, अगर मान लो इसने एवरेज तारा बनाया, यानी सामान्य आकार का तारा बनाया, उसमें संलयन चलता रहेगा, उसमें जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है वो हीलियम में बदलते रहेंगे, और फिर जब थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बचेगा, यानी लगभग हीलियम में कन्वर्ट हो चुका होगा पूरा पदार्थ, और हाइड्रोजन खत्म होने के कगार पर होगा, तो बनता है एक लाल तारा। ठीक है, और फिर अगर हाइड्रोजन बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो बनता है ग्रहीय नेबुला, और ये ग्रहीय नेबुला जब ठंडा होने लगता है तो बनता है सफेद बोना तारा, और जब ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है तो ये बिल्कुल ठंडा होकर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इसका समापन हो जाता है। तो क्या सीखा कि पहले बना सामान्य तारा, उससे बना लाल तारा, उससे बना ग्रहीय नेबुला, और उससे बना सफेद बोना तारा, और फिर वो ठंडा होकर खत्म हो गया। अगर नेबुला से बनता है बड़ा तारा, तो यहाँ पर भी वही है, संलयन चलता रहेगा, हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होती रहेगी, और ये फिर ये जो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो ये जो तारा है वो एक्सपेंड कर जाएगा, और ये बन जाएगा लाल महादानव तारा। ये बहुत बड़ा तारा बनेगा। उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो तो खत्म हो जाएगी, और इसमें क्या है, सिर्फ हीलियम है, और वो हीलियम क्या है, भारी तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतना भारी हो जाएगा कि इसमें क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम सुपरनोवा विस्फोट। और इस विस्फोट के कारण दो चीजें बनेगी, एक बनेगा न्यूट्रॉन तारा, एक बनेगा ब्लैक होल। जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं वो न्यूट्रॉन से बने होते हैं, जो परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है उससे बने होते हैं, और ये दिखने में काफी छोटे होते हैं, इनका आकार है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन इनका जो द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि एक छोटे से न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान भी सूर्य से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद बनता है ब्लैक होल। पहले हम पढ़ते हैं कि जो न्यूट्रॉन तारा, जो पीछे हमने देखा है न्यूट्रॉन, उसके बारे में जान लेंगे। ये न्यूट्रॉन तारे के कुछ टाइप हैं, कुछ प्रकार हैं भी, किस किस तरह के न्यूट्रॉन तारे हैं। जैसे जो पहले बात करेंगे हम पल्सर की। पल्सर क्या है, ये भी एक न्यूट्रॉन तारा है। इसमें क्या होता रहता है, जो इसके जो ध्रुव होते हैं, जो पोल होते हैं, उनके किनारों से क्या होता है कि कभी तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलती है, कभी बंद हो जाती है, फिर निकलती है, फिर बंद हो जाती है, फिर निकलती है, फिर बंद हो जाती है, और ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो इससे क्या है कि प्रकाश निकलता है ध्रुवों से, प्रकाश निकलता है, बंद होता है, निकलता है, बंद होता है। तो ये क्या है, ये तारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं, तो इसको पल्सर बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे हम मैग्नेटार की। तो जो टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, ये भी एक न्यूट्रॉन तारा ही है। और जो पल्सर था उसके ध्रुवों से क्या निकल रहा था, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगें निकल रही थी। लेकिन जो मैग्नेटार है उसके ध्रुवों से चुंबकीय शक्ति निकलेगी, यानी कि उसके ध्रुवों से बहुत हैवी मात्रा में मैग्नेटिक पावर निकलती है, जिसकी वजह से ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं। तो इसे मैग्नेटार बोलते हैं। और एक है ये मैग्नेटार और पल्सर दोनों। इसमें क्या होती है कि इसके ध्रुवों से चुंबकीय शक्ति भी निकलती है और विद्युत चुंबकीय तरंगें भी निकलती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करती है, और प्रकाश भी आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, यानी चमकता रहता है। तो इसमें दोनों के गुण हैं। जैसा अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने जो इमेज लगा रखी है वो पल्सर मैग्नेटार और पल्सर प्लस मैग्नेटार दोनों की है। तो आप पहले इमेज में देख पा रहे होंगे कि इसके ध्रुवों के किनारों से चुंबकीय तरंगें निकल रही है। तो ये जो बने हुए ये प्रकाश की साइन है, भी यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। दूसरे में आप देख पा रहे होंगे कि ये चुंबकीय शक्ति निकल रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र के जैसा कुछ बन गया इसके आसपास। और तीसरे में आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नेटार और पल्सर दोनों है, तो इसमें प्रकाश भी दिखाया जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम ब्लैक होल की। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल एक
ऑब्जेक्ट है, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि जो प्रकाश भी अगर इसकी तरफ जाता है तो उसको भी ये अवशोषित कर लेता है। आसपास के जो तारे हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है, जो क्षुद्र ग्रह या फिर उल्का पिंड कुछ भी जो इसकी गुरुत्व क्षेत्र के अंदर आता है तो वो उसको अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, जैसे कि ये हमने ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए कि ये है ब्लैक होल, ये इसके चारों तरफ एनर्जी है और ये फिर इसके चारों तरफ अंधेरा है। तो ब्लैक होल की एक बाउंड्री होती है, अगर वहाँ पर कुछ पहुँच गया, जैसे कोई तारा या कोई प्रकाश या कुछ भी पहुँच गया, तो ये वापस आना तो इम्पॉसिबल ही है, ये इसके अंदर ही जाएगा, इसको अवशोषित कर लेगा। तो उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? इवेंट हॉरिजन बोलते हैं उस बाउंड्री को। ठीक है, और इवेंट हॉरिजन के बाद में एक बाउंड्री आती है जो कि वहाँ पर बहुत प्रकाश रहता है, ये चमकीला होता है। ठीक है, अब हमारी मिल्की वे के अंदर भी एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियंस ब्लैक होल, सेजिटेरियंस ए ब्लैक होल। ये हमारा मिल्की वे का ब्लैक होल है, तो आप याद रखिए, पूछा जा सकता है, तो आपको पता ही होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। अब हमारे साइंटिस्ट के सामने क्या हुआ कि जो ब्लैक होल है वो प्रकाश तो परावर्तित हो ही नहीं पाता, तो वो तो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे कि इसकी इमेज ही नहीं बनी। तो अब हमारे साइंटिस्ट ने सोचा कि भी इसकी इमेज लेंगे, तो देखा कि अगर हम पृथ्वी के जितना बड़ा टेलीस्कोप बना सकते हैं तब भी हम ब्लैक होल की जो है वो रियल इमेज ले पाते हैं, देख पाते हैं उसको अब आंखों से, पर हम पृथ्वी जितना बड़ा टेलीस्कोप तो नहीं बना सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या तरीका निकाला कि उन्होंने विश्व भर में जगह जगह टेलीस्कोप लगाए, जैसे अमेरिका में लगा दिया, अफ्रीका में लगा दिया, मलेशिया में लगा दिया, इस तरह जगह जगह पूरे विश्व में टेलीस्कोप लगाए। उन उन सभी का जो केंद्र है वो एक टेलीस्कोप पर, एक ब्लैक होल पर कर दिया कि भी ये सभी उसकी तरफ प्रकाश भेजें और इसकी इमेज लें। तो सभी ने प्रकाश भेजा अपना अपना, कुछ का अवशोषित किया, कुछ का थोड़ा बहुत परावर्तित हुआ, तो सभी को एक जो टेलीस्कोप थे, सारे टेलीस्कोप, उनको एक सुपर कंप्यूटर से जोड़कर उनको एडजस्ट करके है वो पहली बार ब्लैक होल की रियल पिक्चर देखी गई, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। जो पहली पिक्चर है वो M87 ब्लैक होल की है, और जो दूसरी पिक्चर है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की जो सेजिटेरियंस ए ब्लैक होल है उसकी है। और ये हमारे साइंटिस्टों द्वारा उनकी मेहनत द्वारा ली गई रियल इमेजेस हैं ब्लैक होल की, जो कि पूरे विश्व में जो टेलीस्कोप थे उनके द्वारा ली गई थी। ठीक है, अब आता है द इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप नेटवर्क। ये क्या है कि जो पूरे विश्व में जो टेलीस्कोप लगाए गए थे ब्लैक होल को देखने के लिए, उन सभी का जो नेटवर्क है उसको द इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप नेटवर्क कहते हैं। इसमें जो लिखा है वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाइट होल। जैसे कि ब्लैक होल होता है, वैसे ही साइंटिस्टों ने सोचा कि जैसे एक गैलेक्सी है उसके अंदर एक ब्लैक होल है, तो वो सारा प्रकाश अवशोषित कर ले रही है, तो कहीं ना कहीं जाकर तो वो प्रकाश निकल ही रहा होगा। तो ऐसा माना गया कि जो दूसरी गैलेक्सी है, पहली गैलेक्सी से तो प्रकाश अवशोषित हो रहा है और दूसरी गैलेक्सी से जाकर वो निकल रहा है प्रकाश। ठीक है, तो जहां से वो प्रकाश निकल रहा होगा वहां तो बहुत ज्यादा प्रकाश होगा, वो बहुत ज्यादा रोशनी होगी, तो उसको क्या बोला गया? व्हाइट होल बोला गया। और जो ब्लैक होल और व्हाइट होल को जो जोड़ रहा है, यानी जो दोनों गैलेक्सियों को जो होल जो जोड़ रहा है उसको वर्म होल बोला गया। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा व्हाइट होल के बारे में भी। उसके बाद आती है गुरुत्वीय तरंगे। जो तरंगे टाइम एंड स्पेस की चादर में, जब दो बड़े ब्रह्मांडीय पिंड एक दूसरे से आकर्षित होकर एक दूसरे की तरफ चक्कर लगाते हैं, या एक दूसरे के साथ टक्कर लेते हैं, या एक दूसरे की टक्कर होती है उन ब्रह्मांडीय पिंडों की, या फिर सुपरनोवा का विस्फोट होता है, तो इन सभी घटनाओं के कारण क्या होता है? उस चादर में तरंगें उत्पन्न हो जाती है और उसी ही ग्रेविटी वेव्स कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एक चादर है जिसमें हमारा ब्रह्मांड है, तो वो चादर वहाँ से थोड़ी ढीली है, और उसके बाद ही आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दो बड़े बड़े ब्रह्मांडीय पिंड हैं ये एक दूसरे की तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इस चादर में क्या है कि गुरुत्वीय तरंगें उत्पन्न, ये जो तरंग आप वेव्स आप देख रहे हैं चादर में, इन्हीं को गुरुत्वीय तरंगें बोला गया। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आइंस्टीन ने बहुत सालों पहले, लगभग 100-150 साल पहले ये बता दिया था कि इस तरह की ग्रेविटी तरंगें होती है, बट उन्होंने सिद्धांत के तौर पर बता दिया था, बट प्रैक्टिकली किसी के पास कोई साक्ष्य नहीं था कि ऐसी कुछ होती है। फिर उसके बाद 2015 में पहली बार उस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया, फिर पता चला कि भी आइंस्टीन ने तो सच ही बोला था।
उसके बाद भारत में भी ऐसी जो लैब है जिसके अंदर गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन किया जाएगा, एक ऐसी लैब है वो भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बनकर तैयार हो जाएगी। फिर जितना भी हमने ब्रह्मांड के बारे में अब तक पढ़ा है, तो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि वो ब्रह्मांड सिर्फ पूरे ब्रह्मांड का 5% ही है। बाकी तो हम 95% को देख ही नहीं पाते। 27% में तो डार्क मैटर है और 68% में डार्क एनर्जी है। तो आप सोच कर देखिए कि पूरा ब्रह्मांड जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं और जिसको हम देख पा रहे हैं, वो पूरा मिलकर कितना बड़ा हो सकता है, कोई अंदाजा नहीं है। तो उस ब्रह्मांड के सामने हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है। उसके बाद आती है आइंस्टीन रिंग या ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी तारे हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, यहाँ पर मतलब लाइट है। उसके बाद ये है हमारी अर्थ और इसके बीच में आ जाती है या तो कोई बहुत बड़ी गैलेक्सी या कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल, यानी कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, इससे विचलित होकर जाएगा। तो यहाँ से प्रकाश आएगा, ये प्रकाश इससे विचलित हुआ और ये मुड़ा और मुड़कर ये पृथ्वी की तरफ पहुंचा। तो यहाँ पर पृथ्वी पर हम अगर प्रकाश को देख पा रहे होंगे तो हमें ऐसे गोल गोल एक रिंग बनी हुई दिखेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो रिंग है, ये बीच में जो है ब्लैक होल है, उसके आसपास उसके चारों तरफ से प्रकाश है वो गैलेक्सी या तारों से होता हुआ आ रहा है, तो उसको बीच में से आर पार नहीं कर रहा है, तो उसके आसपास से होकर आ रहा है, तो चारों तरफ से आसपास से होकर आ रहा है। तो हमें एक रिंग सी बनी हुई दिख रही है जहां से हम उसको देख पा रहे हैं कि वो जहां से आ रहा है। तो यही क्या है? आइंस्टीन रिंग है। ठीक है। उसके बाद आते हैं सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम पर। सोलर सिस्टम आपने छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। ये देखिए कि ये है सूर्य। ठीक है। सूर्य का जो पृष्ठ का जो तापमान है तो वो 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान होता है। लेकिन जो उसका अंदर का भाग है, जो कोर है, वो तो वहाँ पर तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। आप इमेजिन कर पा रहे? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, कुछ भी नहीं बचता वहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है? ये क्या है? एक तारा है। यहाँ पर क्या होता है? संलयन की प्रोसेस होती है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये बहुत तापमान बहुत ज़्यादा ही मात्रा में होता है। सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बाद शुक्र। शुक्र क्या है? बहुत गर्म उपग्रह है। उसके बाद आती है पृथ्वी। पृथ्वी और शुक्र इन दोनों का आकार भी सेम है, लगभग सेम सी इनकी विशेषताएं हैं, तो इनको क्या है? ट्विंस सिस्टर्स भी बोल देते हैं। उसके बाद आता है मंगल। मंगल के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति और मंगल के बीच में ये जो छोटे 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 आपको दिख रही है, ये क्षुद्र ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह है, बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। उसके बाद है ये शनि। शनि के बाद आता है अरुण। अरुण के बाद आता है वरुण। ये हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद अरुण के बाद जो लगता है कि ब्रह्मांड खत्म है, तो ऐसा नहीं है। अरुण के बाद एक बहुत बड़ी बेल्ट आती है, बहुत बड़ी। उसको क्या बोलते हैं? सौरमंडल की सीमा। एक सीमा बाउंड्री आती है, इसको बोलते हैं सौरमंडल की सीमा, और ये कहलाती है काइपर बेल्ट। ठीक है। और काइपर बेल्ट के बाद भी एक और बेल्ट आती है, उसको बोलते हैं ओट क्लाउड। ये क्या होती है? ये ठंडी ठोस होती है, बर्फ होती है। और इसमें से क्या होता है कि आपके धूमकेतु जो आते हैं वो इसी ओट क्लाउड से आते हैं, यहाँ से ही बनकर आते हैं। और ये जो ओट क्लाउड है, ये सौरमंडल की सबसे बड़ी और सबसे दूर स्थित सीमा है। अब बात करते हैं गोल्डीलोक जोन की। गोल्डीलोक जोन क्या है? ये क्या है? ये है एक तारा। ठीक है। और ये क्या है? इसके निकटतम का वह एरिया जहाँ पर क्या है? जीवन की पॉसिबिलिटीज़ है, लाइफ की पॉसिबिलिटी है, कि हम यहाँ पर पानी है, यहाँ पर वातावरण सही, यहाँ पर सूर्य प्रकाश सही है, यहाँ पर तापमान सही है, यहाँ पर जीवन की संभावनाएं हैं। तो ये जो क्षेत्र हो जाता है, इसे ही गोल्डी जोन लोक जोन कहते हैं, गोल्डी लोक जोन। ठीक है। क्षुद्र ग्रह हमने देख लिया कि मंगल और बृहस्पति के अंदर की जो बेल्ट है जहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और जो क्षुद्र ग्रह है वो धातु और पत्थरों से बने होते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग हियर. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट. थैंक यू.